नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपने आने वाली परीक्षा की तैयारी के लिए पूरे मनोयोग से मेहनत कर रहे होंगे। आज है 12 मई 2022। तो आज हम लोग देख लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। सत्र को शुरू करने से पहले आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। जैसा कि आपको पता है कि टारगेट प्रीलिम्स 2022 की जो हमारी सीरीज चल रही है, उसमें कला और संस्कृति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण स्थान है, इसके बारे में जो चर्चा होगी वो कल यानी कि 13 मई को प्रातःकाल 10 बजे से इसी YouTube चैनल पर लाइव प्रसारित होगी। तो आप इस क्लास को जरूर देखें और इसका पूरा फायदा उठाएं। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना, यदि आप आईएएस परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं तो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा बायजूस आईएएस की तरफ से आयोजित करी जा रही है 15 मई 2022 को प्रातःकाल 11 बजे। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन कराने की जो आखिरी डेट है वो है 14 मई शाम 6 बजे तक। तो इस डेट को ध्यान रखिएगा। इस डेट से पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन अपना करा लेना है और इस परीक्षा में जरूर भाग लेना है। इस परीक्षा में आपको 90% तक की स्कॉलरशिप जो है वो बायजूस आईएएस की तरफ से आपको दी जाएगी। तो इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। चलिए हम लोग अपने दैनिक क्विज को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो हमारे सामने आ रहा है वो जैव ईंधन पर आ रहा है। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 की बात कर रहे हैं यहां पे। इसमें कह रहे हैं राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा को संतुलित करने की आवश्यकता को देखते हुए इथेनॉल और बायोडीजल के उत्पादन में केवल अखाद्य कच्चे माल के उपयोग को निर्धारित करता है। देखिए ध्यान से, जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 में ना इसके पहले की बात करें तो जो इथेनॉल है उसका निर्माण हम लोग कर ही रहे थे। अगर उसके निर्माण की बात करें तो गन्ने का चुकंदर, स्टार्च से बनी हुई जितनी वस्तुएं होती हैं, तो इन सारी वस्तुओं से हम लोग किसका निर्माण कर रहे थे? अपने इथेनॉल का। अब क्या करा, 2018 में सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया और इस नीति में यह चीज ऐड कर दी कि जो मानव के लिए अनुपयोगी है, अनुपयोगी का मतलब है कि जो मानव अब उसको यूज नहीं कर सकता, वो चीज किसी तरीके से खराब हो चुकी है, जैसे कि सड़ा हुआ चावल, गेहूं, आलू, इस टाइप की जो वस्तुएं हैं जो सड़ जाती हैं, जिसको अब खाद्य पदार्थों की तरह इस्तेमाल नहीं करा जा सकता है, तो इसको फेंकने की बजाय अच्छा है कि हम लोग इसका क्या करें, इससे हम लोग इथेनॉल का निर्माण करें। तो जो ये अखाद्य वस्तुएं हैं, ये 2018 में इथेनॉल बनाने के लिए जो कच्चे माल का यूज होता है उसका दायरा बढ़ाकर इसको उनके अंतर्गत रख दिया गया। तो केवल अखाद्य कच्चे माल का उपयोग करा जाएगा इथेनॉल बनाने के लिए, ऐसा आवश्यक नहीं है। अखाद्य माल का भी उपयोग करा जाएगा और साथ में गन्ना, चुकंदर, स्टार्च, सोरगम, इनका भी यूज करा जाएगा। तो यहां पे लिखा हुआ है केवल अखाद्य कच्चे माल। तो देखिए, आपको पूरा ये आपने नीति जो है वो पढ़ी होगी, पूरा कॉन्सेप्ट इसका आपको बहुत अच्छे से आता होगा, मगर प्रश्न को परीक्षा में बहुत ध्यान से और आराम से, सहज भाव से उसको पढ़िएगा। कहीं कहीं पर प्रश्न में सिर्फ शब्दों का हेरफेर होगा और वो प्रश्न गलत होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। तो यहां पर केवल अखाद्य कच्चे माल लिखा हुआ है, इसलिए पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन में लिखा है जेट्रोफा एथेनॉल के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले मुख्य कच्चे माल में से एक है, गलत हो जाएगा। जेट्रोफा जो है वो एथेनॉल के लिए मुख्य कच्चा माल नहीं है, वो बायोडीजल के लिए मुख्य कच्चा माल है। एथेनॉल की अगर मुख्य कच्चे माल की बात करें तो चावल हो गया, गन्ना हो गया, तो ये इसके मुख्य कच्चे माल होते हैं, ना कि जेट्रोफा। तीसरे कथन में लिख रहा है कि जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 में जब ये आई थी ना, तो 2030 तक एक इसका टारगेट था कि 20% मिश्रण करना है किसका? पेट्रोल में एथेनॉल का। अब देखिए, पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण क्यों किया जाता है? देखिए, जब पेट्रोल को आग लगेगी ना, तो पेट्रोल में मान लीजिए 1 लीटर पेट्रोल है, तो 1 लीटर पेट्रोल में कुछ ऐसा होगा कि 850 ग्राम या 900 ग्राम, ये उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं आपको ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो 850 ग्राम या 900 ग्राम इतना पेट्रोल जो है वो जलेगा। बाकी पेट्रोल जो है वो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में पेट्रोल के जलने से जो गैसेस निकल रही हैं उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको हम लोग ऊर्जा के फॉर्म में यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब एथेनॉल मिलाने से क्या होता है कि पूरा पेट्रोल जो है वो पूरी तरीके से जो 1000 मिलीलीटर पेट्रोल है या फिर इसका 100% जो कैलोरी वैल्यू है, हम उसको यूज कर सकते हैं, इसलिए पेट्रोल में एथेनॉल मिलाते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है कि एथेनॉल मिलाने से हमें पेट्रोल में अगर इथेनॉल मिलाया गया है तो
1 लीटर पेट्रोल की जगह जितना भी परसेंट हमने एथेनॉल मिलाया है, तो उस पेट्रोल की जो मात्रा है वो कम यूज हो पा रही है। तो इसको भी ध्यान में रखा गया है। तो कोशिश करी जाती है कि भाई ये जो लक्ष्य रखा गया था 20% का, हालांकि अगर अभी की बात करें 2021 की, तो इस समय 8% के आसपास जो एथेनॉल है वो मिलाया जा रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री ने इस टारगेट को, यानी कि 2030 में जो हमें 20% पेट्रोल मिलाना था, उस टारगेट को 2025 में कर दिया है कि हमको यही 20% 2025 में ही पा लेना है। तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको। तो इस वजह से जो हमारा तीसरा कथन है वो सत्य हो जाएगा, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कि 2025 तक लक्ष्य को, परसेंट वाला लक्ष्य 2025 तक ही हासिल करना है, 30 तक हम नहीं रुकेंगे। चौथा कथन है कि इसके उच्च ऑक्सीजन तृप्तता के कारण इथेनॉल सामान्य गैसोलीन की तुलना में अच्छी तरह से जलता है और हानिकारक जो उत्सर्जन है उसको कम करता है। एकदम सही है। जैसे ही इसमें पेट्रोल में इथेनॉल मिलाते हैं तो पहली चीज तो पूरे पेट्रोल का दहन होता है। दूसरा, इसमें जो इथेनॉल है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि पूरे पेट्रोल को यह ज्वलनशील करता है। ठीक है, तो चौथा कथन हमारा सही हो जाएगा। हमसे सही कथन पूछे गए थे तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 और 4। देखिए ये चर्चा में क्यों आया, ये चर्चा में इसलिए आया कि आपको पता होना चाहिए हाल ही में जो ऑयल की पीएसयू है, ऑयल की पीएसयू का मतलब है जो सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां हैं, कौन कौन सी, एक तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, दूसरा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और तीसरी कंपनी की बात करें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये 3 कंपनियां जो हैं वो सामने आई और 3 बैंक जो थे, एक था एसबीआई, एक था इंडियन ओवरसीज बैंक और तीसरा बैंक है इंडियन बैंक। ये इनके बीच में, ये देखिए 3 पार्टियां यहां पर हैं, 3 पार्टियां यहां पर हैं, इनके बीच में एक ट्राईपैरेटाइट वहां पर यूज होता है वर्ड, जहां पर 3 वस्तुओं की बात करते हैं या 3 निकाय की बात करते हैं। तो इन लोगों के बीच में एक समझौता हुआ है। कौन सा समझौता, जिसको एस्को एग्रीमेंट बोल रहे हैं। ये क्या होगा कि एक बैंक में, ये जो बैंक है इनके पास एक अकाउंट खोल दिया जाएगा जिसको हम लोग एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं। उस अकाउंट में क्या होगा, कुछ पैसा रखा जाएगा। अब देखिए जो इथेनॉल बनाने वाली कंपनियां हैं, जो इथेनॉल की इंडिया में रिफाइनरी हैं, वो क्या करेंगी, इथेनॉल बनाएंगी और इथेनॉल बना के इन 3 कंपनीज को सप्लाई करेंगी। तो उनको भी तो पैसा चाहिए होगा ना। तो जब ये सप्लाई हो जाएगी तो उनके खाते में ऑटोमेटिकली इन बैंकों से जो पैसा है वो उस अकाउंट से, एस्क्रो अकाउंट से मिल जाएगा। जिससे कि पैसे में कभी कभी ऐसा होता है कि भाई इन्होंने इथेनॉल तो भिजवा दिया, अब इनको पेमेंट नहीं हुआ या पेमेंट रुक गया इनका, तो ऐसी स्थिति ना आए, तो उस वजह से एस्क्रो अकाउंट खोला गया है। इनका पैसा जो है, उत्पादन का जो भी लागत आई है वो इनको मिल जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ नजर डालते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत के प्रमुख बंदरगाहों से संबंधित है। बोल रहे हैं कि सबसे उत्तरी सीमा से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर बढ़ने का सही क्रम क्या होगा। तो यानी कि ये शुद्ध मैपिंग का प्रश्न आया है आपके सामने। ऐसे प्रश्न यूपीएससी में बहुत पूछे जाते हैं। मैं हमेशा कहता रहता हूं कि भाई अपनी दिनचर्या में से 10 से 15 मिनट, 20 मिनट जरूर निकालिए। दिन में एक बार मैपिंग जरूर देखा करिए। जो भी आप न्यूज़ पढ़ते हैं, करंट में कोई भी आप स्थान को पढ़ते हैं, तो उसको मैप में तुरंत देख लीजिए। तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, प्लस आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। तो इस प्रश्न को भी हम लोग मैप से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बंदरगाह हमारे सामने दे रखे हैं तो इनको भी हम लोग मैप से ही देखते हैं। तो यहाँ पर कांडला बंदरगाह की बात हो रही, तो ये हमारा गुजरात में है। एन्नोर जो हमारा बंदरगाह है वो चेन्नई में मिलेगा। मैंगलोर कर्नाटका में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में होगा। और पारादीप यानी कि उड़ीसा में। अब आपको पता होना चाहिए कि इन राज्यों में से सबसे उत्तर में कौन सा है, तो जाहिर सी बात है गुजरात की बात करेंगे। तो यहां पर लिखते जाएंगे, मैं नंबर डालता जाऊंगा जिससे कि आपको समझ में आएगा। तो यानी कि पहला, सबसे उत्तर में कौन सा पोर्ट पड़ेगा, कांडला पोर्ट। ठीक है, दूसरे अगर पोर्ट की बात करेंगे हम लोग यहां पर, तो वो कौन सा होगा, पारादीप उड़ीसा। ठीक है, तो ये 5वें नंबर का पोर्ट आएगा। तो पहले के बाद क्या क्रम आएगा, 5। तीसरा जो पोर्ट आएगा, देखिए चेन्नई आ सकता है, कर्नाटका और महाराष्ट्र। तो जाहिर सी बात है जो महाराष्ट्र है वो आएगा पहले। तो यहां पे कहीं पे ये पोर्ट होगा। तो अगला नंबर किसका आएगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का। तो चौथा नंबर यहां पे डाल देते हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का ही दूसरा नाम क्या था, पहले इसका नाम था न्यावा शेवा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब इसके बाद अगर बात करेंगे तो कौन सा पोर्ट आएगा, चेन्नई में आ चुके हैं। तो यहां पर कौन सा पोर्ट मिलेगा, एन्नोर। एन्नोर की नंबरिंग क्या है, 2 नंबर है। तो 4 के बाद कौन सा पोर्ट आएगा, 2 नंबर का। उसके बाद अब कौन सा बचा हमारे पास, वो बचा मैंगलुरु। तो मैंगलुरु आएगा कर्नाटका में। तो यहां पे कर्नाटका में कहीं पे मैंगलुरु आएगा जिसकी नंबरिंग क्या है, 3। तो इस क्रम में ये सारे जो पोर्ट हैं वो दे रखे हैं। तो 1, 5, 4, 2, 3। तो इसमें से कौन सा है, वो है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अब देखिए ये न्यूज चर्चा में क्यों आई थी, ये इसलिए चर्चा में आई क्योंकि हाल ही में सरकार ने क्या करा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो होती है, पीपीपी जिसको बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो सरकार है और जो प्राइवेट कंपनियां कह लीजिए या प्राइवेट जो लोग होते हैं, ये साथ में आके किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर क्या है, मेजर पोर्ट्स जो इंडिया में हैं, इंडिया के मेजर पोर्ट टोटल, मेरे को कमेंट करके बताइए इंडिया में कितने मेजर पोर्ट्स हैं।
और हो सके तो उनके नाम भी बताइएगा। तो जितने भी मेजर पोर्ट है, अब यहाँ पर जहां पर पैसे की वजह से या किसी और कारण से काम रुक गया या उन मेजर पोर्ट्स पे अब संरचना का विकास होना था वो नहीं हो पाया, तो उनके लिए अब सरकार ने क्या करा है कि जो हमारे बंदरगाहों पे वो स्थान है जो स्थान बहुत समय से या तो बंद पड़े हुए हैं, निष्क्रिय पड़े हुए हैं, स्टक हो गए हैं, उनको वापस से पीपीपी के जरिए क्या करना है, वापस से रीस्टार्ट करना है। ठीक है, इस वजह से ये न्यूज में आया। देखिए अगला प्रश्न हमारा किससे संबंधित है, विदेशी अंशदान अधिनियम एफसीआरए से संबंधित है, बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। हाल ही में आपने देखा होगा मदर टेरेसा हैं, इनके बारे में सबको पता होगा। मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि मदर टेरेसा को नोबेल जो पुरस्कार मिला वो कौन से वर्ष मिला था। इनका एक एनजीओ है जिसका नाम है मिशनरी ऑफ चैरिटी। तो इस एनजीओ को हमारे गृह मंत्रालय ने इसको दोबारा से इसका जो रजिस्ट्रेशन था वो करने से मना कर दिया। पहला कथन पढ़ते हैं कि अधिनियम के प्रावधान केवल गैर सरकारी संगठनों जैसी संस्थाओं पर लागू होते हैं, जबकि विदेशी धन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को आयकर अधिनियम के तहत विनियमित करा जाता है। बिल्कुल गलत। देखिए जो भी इस अधिनियम में पहली चीज तो निकाय आएंगे जिसको भी विदेशों से धन मिल रहा होगा ना, विदेशों से धन की प्राप्ति हो रही होगी, तो ऐसे संगठन जो होते हैं वो इस एक्ट के अंतर्गत आ जाते हैं। अब कोई भी राजनीतिक पार्टी हो गई या राजनीतिक हो गया तो वो विदेशों से धन प्राप्त नहीं कर सकता। अगर और सारे गैर सरकारी संगठनों की यहां पे बात नहीं हो रही है, केवल उन संगठनों की बात हो रही है जिनको विदेशों से धन मिलता है। जो भी गैर सरकारी संगठन होते हैं वो किसी ना किसी सामाजिक पहल से जुड़े होते हैं, है ना, समाज की भलाई के लिए काम कर रहे होते हैं, तो उनका एक मुद्दा होता है अपना एक, तो उस मुद्दे को और आगे बढ़ाने के लिए विदेशों में बहुत सारे लोग होते हैं, प्राइवेट लोग होते हैं या बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो उनको पैसा देती हैं कि भाई अब मान लीजिए कोई वृद्धाश्रम है, ठीक है, तो वृद्धों के लिए काम करता है या कोई नेत्रहीनों के लिए काम करता है, तो विदेशों में कई ऐसी संस्थाएं होती हैं जो उनको पैसा देंगी कि भाई ये लो पैसा, आपको पैसे की कमी नहीं पड़नी चाहिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसको और आगे बढ़ाओ। तो जिस भी संगठन को अब विदेशों से पैसा मिलेगा, पहली चीज तो वही सारे संगठन इसके अंदर में आएंगे। तो प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर संगठन की बात हो रही है। तो इस वजह से ये जो कथन है वो गलत हो जाएगा। एफसीआरए जो पंजीकरण 5 साल के लिए वैध होता है, ये एकदम सही है। ठीक है, हर 5 साल में इस जो पंजीकरण होता है इसको कराना होता है। तो एक बार कोई भी गैर सरकारी संगठन एनजीओ है तो अगर उसे विदेशी धन मिल रहा है तो पहली चीज तो वो एफसीआरए के अंदर में आ जाएगा। दूसरा, उसको एक बार जब पंजीकरण उसको कराना पड़ेगा ना, उसके बाद दोबारा 5 साल के बाद उसको कराना पड़ेगा। और ये पंजीकरण करता कौन है? ये गृह मंत्रालय करता है। ठीक है, एक बार विदेशी फंडिंग प्राप्त की अर्हता मिलने के बाद विदेशी फंड प्राप्त करने वाली संस्था इसका उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। गलत। देखो, विदेशों से जो पैसा इनको मिलता है, कोई भी एक एनजीओ है जो पैसा मिला, मान लो 100 रुपए मिला, पहले तो ये था कि 50%, 100 रुपए का 50% ये लोग अपने प्रशासनिक खर्च में यूज कर सकते थे। प्रशासनिक खर्च का मतलब होता है, मान लो एक एनजीओ है, उसकी बिल्डिंग है, उसमें कुछ कर्मचारी काम करते हैं या उस बिल्डिंग का रखरखाव करना है, तो आधा पैसा इनको इस चीज की छूट मिल गई थी कि भाई आप अपने प्रशासनिक खर्चों पर कर लो। मगर अब गृह मंत्रालय ने जो एफसीआरए अधिनियम आया उसके अंदर बोल दिया है कि ये 50% सीमा नहीं रह गई है, ये केवल 20% रह गई है। भाई जिस कारण से बाहर की कंपनी या बाहर का कोई संस्था आपको पैसा दे रही है, वो पैसा उसी कारण में यूज होना चाहिए, ना कि किसी और खर्चे में। उनको बाकायदा इस चीज की डिटेलिंग भारत सरकार को देनी पड़ेगी। तो यहां पर केवल दूसरा कथन सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, जैसा कि अभी अभी न्यूज में आया था, ये चीज 11 मई की न्यूज है, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि भाई 14 लोगों को सीबीआई ने अरेस्ट कराया। ठीक है, इसमें एफसीआरए का जो करप्शन केस था वो पकड़ा गया। ठीक है, इस वजह से एफसीआरए जो था वो हाईलाइटेड था। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न भारतीय मूल्य, रुपए के मूल्यह्रास से है। ये भी बहुत ज्यादा चर्चा में है आजकल। देखिए, यहां पर दो चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी है। पहली चीज कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, ये अगर आप बात करी जाए, मैं 2021 का अगर उदाहरण लूं तो 2021 में सितंबर महीने में इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो 642 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच गया था। ये भारत में अभी तक इतना विदेशी मुद्रा कभी एकत्रित नहीं हुआ, तो ये एक रिकॉर्ड था। तो ये 2021 सितंबर की न्यूज है। अभी जो भारत का एक अंदाजन मैं आपको बताऊं कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कितना हो चुका है, वो हो चुका है 600 बिलियन यूएस डॉलर। इसका मतलब है कि अनुमानतः 40 से 42 जो बिलियन यूएस डॉलर है विदेशी मुद्रा भंडार में, उसकी कमी आ गई है। अब आपको पता है विदेशी मुद्रा भंडार कितना आवश्यक होता है किसी भी देश की आपातकाल की स्थिति से किस तरीके से निपटा जाए उसके लिए। अब देखिए, भारतीय रुपए के मूल्यह्रास में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अगर ये विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा तो भारतीय रुपए का जो मूल्य है वो गिरेगा। तो पहला कथन है अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा मौद्रिक नीति को सख्त करना। बिल्कुल सही है। देखो, मौद्रिक नीति का मतलब होता है कि भाई जब भी बाजार में महंगाई होगी तो सरकार क्या करेगी,
मौद्रिक नीति को सख्त कर लेगी तो बाजार से पैसे को अपने पास खींच लेगी। उसको बोलना है पैसे को सोख लेना या पैसे को अपने पास ले लेना। मौद्रिक नीति में ढील देना होगा तो इसका मतलब है कि पैसे को वापस करना, है ना, पैसे का जिसको बोलते हैं संचार कर देना बाजार में। ये बाजार की बात हो रही है, ये बाजार है, ठीक है। तो बाजार से पैसा जब सरकार के पास वापस जा रहा है तो उसका मतलब है मौद्रिक नीति जो है वो सख्त हो रही है। तो अभी ध्यान से देखो यहां पर क्या हुआ है कि अमेरिकन फेडरल रिजर्व ने क्या करा है, अपनी मौद्रिक नीति को सख्त कर लिया है। तो सख्त करने का मतलब है कि जब बाजार से इसने पैसा वापस ले लिया तो लोगों के पास जो पैसा है वो कम हो गया। लोगों के पास पैसा कम होगा तो जो डॉलर है वो अपने आप ही उसका मूल्य क्या होगा, सबको समझ में आएगा कि पैसे का कितना मूल्य होता है। जब सबके हाथ में पैसा दे दिया जाएगा तो पैसे का मूल्य उतना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो डॉलर का मूल्य जो है वो चढ़ेगा। तो सबसे पहला रीजन तो ये रहा भारतीय रुपए के मूल्यह्रास का। दूसरा लिखा है अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा मौद्रिक नीति में ढील, ये हो नहीं सकता, ठीक है, मैंने आपको लॉजिक बताया। तीसरा है कि भारत में विदेशी धन का प्रवाह, अगर भारत में विदेशी धन का प्रवाह होगा तो हमारा मुद्रा भंडार तो और बढ़ेगा ना, उसको कम होना ही नहीं चाहिए। तो तीसरा कथन गलत है। भारत में विदेशी धन का बहिर्वाह बिल्कुल सही है। भारत से क्या हो रहा है कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो जा रहा है। जा क्यों रहा है? क्योंकि देखिए बहुत सारे निवेशक ऐसे होते हैं तो वो भारत में आके अपनी कंपनी लगाते हैं। तो जाहिर सी बात है वो अगर मान लीजिए यूएस से आ रहे हैं तो वो डॉलर ला रहे हैं। अब इंडिया में उनको काम करना है तो डॉलर से वो पैसे में बदलेंगे। तो ये डॉलर किसके पास देंगे? वो सरकार को देंगे। सरकार से क्या ले लेंगे? रुपया ले लेंगे और रुपए को यहां पर यूज करेंगे, अपनी कंपनी चलाएंगे। अब क्या हो रहा है, यही जो विदेशी निवेशक हैं ये क्या कर रहे हैं ना, ये जब वापस जाते हैं तो अब ये रुपया तो वापस लेके जाएंगे नहीं, ये क्या करेंगे, इसी पैसे को सरकार को देंगे और सरकार से क्या ले लेंगे? डॉलर। तो इसी डॉलर को लेके जाएंगे। तो जब सरकार को डॉलर देना पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम हो रहा है, तो भारतीय रुपए में मूल्यह्रास होगा। बढ़ता व्यापार घाटा एकदम सही है। देखिए जो दो देश होते हैं वो आपस में व्यापार करते हैं तो व्यापार घाटे का मतलब ये होता है कि हमारा जो निर्यात है वो ज्यादा होना चाहिए आयात की तुलना में। अब कोविड के टाइम पर आप देखोगे जिस तरीके का लॉकडाउन लगा तो हमारी कई सारी जो उद्योग धंधे थे वो उतने समय तक जो थे वो बंद रहे। दूसरा, अब जो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर हो रहा है, ठीक है, इस वजह से बहुत सारे देश ऐसे हैं जो जिनको व्यापार करने में जो है वो दिक्कत आ रही है, ठीक है, इतना सुगमता से वो व्यापार कम कर नहीं पा रहे हैं। तो हमारे देशों से जो सामान जाना चाहिए था वो उतना जा नहीं पा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से व्यापार घाटा भी हो रहा है। ऑयल के प्राइसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, तेल के जो दाम बढ़ रहे हैं, तो इसमें भी हमारा विदेशी मुद्रा भंडार हमको खर्च करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें, जिस तरीके का विद्युत संकट आया है तो कोयला भी हमें बाहर से खरीदना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें मिलकर क्या होती हैं, भारतीय रुपए के मूल्यह्रास में अपना योगदान देती हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? पहला, चौथा और पांचवा। ये न्यूज इसलिए चर्चा में आई थी, मैंने आपको बताया कि भारतीय जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें गिरावट देखी गई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए प्रारंभिक परीक्षा 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था। बोला जा रहा है कि पक्षाभ मेघ विरलन तकनीक, ठीक है। पक्षाभ मेघ का मतलब क्या होता है? देखिए आपने भूगोल में पढ़ा होगा मेघों के प्रकार। तो उसमें मेघों को 3 वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है, एक सबसे कम ऊंचाई के, एक मध्यम ऊंचाई के और एक अधिक ऊंचाई के। तो पक्षाभ मेघ क्या होते हैं? सबसे अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं। दूसरा, इनका निर्माण कैसे होता है? हिमकणों से होता है। अब बोल रहे हैं पक्षाभ मेघ विरलन तकनीक का मतलब होता है कि इसकी जो मोटाई होती है पक्षाभ मेघ की, क्या इसको हम लोग कम कर सकते हैं? होता क्या है ना, ये जो पक्षाभ मेघ होते हैं, अब सूर्य से आने वाला जो सूर्यातप है तो ये कुछ मात्रा में तो इसको सोखते हैं और कुछ मात्रा में ये क्या कर देते हैं, इसको परावर्तित कर देते हैं। अब ये इनकी जो सोखने की मात्रा है वो बहुत ज्यादा है। ये सोखते ज्यादा है, परावर्तित कम करते हैं। अब चूंकि जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, तो इसके ऊपर ये वायुमंडल है, तो वायुमंडल में ये कहीं पक्षाभ मेघ है, तो यहां पर जो भी सूर्य किरण आ रही होगी तो ये उसको सोख रहा होगा। सोखने के बाद क्या हो जाएगा, ये हमारे वायुमंडल को क्या कर देता है, ये ऊष्मण कर देगा, वायुमंडल को गर्म कर रहा है ये। तो वायुमंडल गर्म हो रहा है तो इसमें क्या, ये क्या सीधा सा मतलब है वैश्विक ऊष्मण की बात हो रही है, ठीक है। ये जितना मोटा होगा उतनी ज्यादा ऊष्मा सोखेगा, जितना पतला होगा उतनी कम ऊष्मा सोखेगा। तो इसको कृत्रिम तरीके से इसकी जो मोटाई है वो कम कर दी जाए। अगर वो कम करेंगे तो ये कम ऊष्मा सोखेगा, तो कम हमारा वायुमंडल गर्म होगा, पहली चीज। दूसरा बोला जा रहा है कि समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय, वायु विलय बोलते हैं एरोसॉल को, तो एरोसॉल को समताप मंडल में क्या करो ना, उसका अंतक्षेपण कर दो। यानी कि देखो सबसे पहले आता है आपका क्षोभ मंडल, उसके ऊपर आपको मिलेगा समताप मंडल। तो समताप मंडल में जो एरोसॉल होते हैं इसको और ज्यादा एरोसॉल वहां पहुंचाओ। अब देखिए ये एरोसॉल क्या करते हैं, समताप मंडल में क्या करेंगे ना, एरोसॉल की खास बात होती है कि ये भी क्या करेंगे, जो भी सौर विकिरण इनके पास आएगा ना ये उसको परावर्तित करते हैं, ये उसको पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देते। जहां पर भी ये कण होंगे इस पर कोई भी
किरण पड़ेगी तो ये तुरंत उसको परावर्तित करेंगे। तो इससे भी जो ऊष्मण है वो क्या होगा, वो कम होगा। तो इन दोनों का यूज हम लोग बेसिकली इनका उपयोग किसमें करते हैं, वैश्विक ऊष्मण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, जो भूमंडलीय ऊष्मीकरण है या ग्लोबल वार्मिंग है, इसको कम करने के लिए दोनों चीजों का यूज करा जाता है। हालांकि इन दोनों का एक नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है हमारे जलवायु पे, हमारी मानसून पे, वर्षा की मात्रा पे, उस पे कभी और चर्चा करेंगे। तो ये इस प्रश्न का उत्तर था पांचवें का डी। चलिए आज का तथ्य जो है, आज का तथ्य है गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित। आपको पता है कि आने वाली जो बुद्ध पूर्णिमा है, इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री नेपाल की यात्रा करेंगे। और नेपाल में कहां की यात्रा करेंगे, लुम्बिनी की। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए लुम्बिनी किस चीज के लिए फेमस है। तो वो गौतम बुद्ध की जो जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो यहां से क्या है कि उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ स्थान हैं जो बड़े फेमस हैं। अगर इनके निर्वाण की बात करें, निर्वाण का मतलब होता है कि कहां पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वो कहां पर है, बोध गया में। अब देखिए मैंने जैसे मैपिंग के लिए आपको पहले भी बोला है, तो अब मैं जितने स्थान यहां पे लिखूंगा तो ये आपका काम है कि आप इसको मैपिंग में जरूर देखेंगे, ठीक है। तो निर्वाण यानी कि ज्ञान प्राप्त कहां पर हुआ, बोध गया में हुआ। अगर बात करें सारनाथ की, तो सारनाथ में क्या हुआ इनका, इन्होंने पहला जो अपना प्रवचन दिया था, पहला जो ज्ञान अपना अपने शिष्यों को दिया, तो वो कहां पे दिया था, सारनाथ में। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं, ठीक है। सर्वाधिक जो गौतम बुद्ध थे वो अपने जीवन काल में कहां पे रहे, तो वो कौशल जो देश था, ठीक है, महाजनपद था, उसकी एक राजधानी थी श्रावस्ती। श्रावस्ती आज की डेट में कहां पर है, यूपी में श्रावस्ती जो है वो, तो उसकी राजधानी थी। तो वहां पर अपना इन्होंने सर्वाधिक जीवन व्यतीत करा। तो ये भी जगह स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्थान है कुशीनगर, जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपनी देह त्यागी। देह त्यागने को अब आप कमेंट करके बताइए कि इस देह त्यागने को जैसे धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं, तो इसी तरीके से इनका जो देहावसान हुआ उसको भी एक शब्द से बोला जाता है। उसकी क्या शब्दावली प्रयोग होती है, वसन की। वसन क्या होता है, जो बौद्ध धर्म था तो उसमें संघ बनाए गए थे। तो ये लोग क्या करते थे, जब बौद्ध धर्म को अपना प्रचार प्रसार करते थे, तो जब वर्षा ऋतु आती थी, तो वर्षा ऋतु में ये लोग एक स्थान पर रुक के उतनी देर जितनी देर वर्षा ऋतु चलती थी उसी स्थान पर रुकते थे, आगे नहीं जाते थे। तो उसको वसन बोलते थे। तो अंतिम जो वसन था इनका, वो कहां पे हुआ था, वो वैशाली में हुआ था। तो ये कुछ प्रमुख स्थान थे गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए, वो मैंने आपको बताए। इस बार बुद्ध पूर्णिमा में चूंकि हमारे प्रधानमंत्री जो है वो खुद से नेपाल जा रहे हैं, लुम्बिनी जा रहे हैं, तो ये भी जो बौद्ध दर्शन है ये हमारे यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आज के सत्र में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं जो मैंने चीजें आपको समझाई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, अपनी पढ़ाई करते रहिए। जो आपकी परीक्षा है वो निकट आ रही है, तो बिल्कुल भी दबाव में आने की जरूरत नहीं है। बहुत शांत मन से जितना पढ़ सक रहे हैं उतना पढ़िए, रिवीजन पे फोकस करिए, करंट अफेयर्स पे फोकस करिए, मैपिंग जरूर देखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, स्वयं का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।